हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स का पेपर 1 का पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका था। पार्ट 2 लाने में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से पब्लिक नहीं हो पा रहा था ये, तो मैंने फिर से कोई दिक्कत आ गई थी टेक्निकल इशू, इसलिए इसको फिर से वीडियो को बनाया है। 40 क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर चुके थे। 41 से फिर से देख लेते हैं। पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी हुई है और चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? ठीक है, तो ये था वॉशिंगटन DC USA 2008। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट जो G20 शिखर सम्मेलन था इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी, जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था। ठीक है, तो SLR की जो न्यूनतम सीमा थी ये थी 24% और 25%। ठीक है, तो ये वैसे इसका 25% आंसर है, ऑप्शन बी बन रहा है, लेकिन कहीं कहीं इसके फैक्ट जो है 24% भी मिल रहा है। ठीक है, तो दो तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहले की पूछी गई, पहले क्या थी जिसे संशोधित किया गया। ठीक है, तो पहले 25 थी, फिर 24 की गई थी। ठीक है, तो ये हो सकता है इसके आयोग जो है दो मिल जाए, दो बना दे इसका आंसर, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो आप दोनों को टिक करके रखिए। इसमें थोड़ा सा इसमें इसका प्रूफ भी मैं दे दूंगी आप लोगों को, और अभी आयोग की फाइनल आंसर किया जाने दो, उसके बाद इसके प्रूफ आपत्तियां लगा सकते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं है बाकी। ठीक है, उसके 2 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 2 या 3 आपके नंबर बढ़ जाएंगे, बाकी नहीं है। बाकी पेपर जो है वो सिलेबस से थोड़ा सा कहेंगे पुराना पूछ लिया है डेटा, बट वो करंट से ही लिंक करके पूछा है। सिर्फ एक क्वेश्चन जो ताउते तूफान वाला पूछा है, वो साइक्लोन वाला चक्रवात का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तो पता नहीं PSC वालों को क्या हो गया था, किस मूड में उन्होंने बनाया है। बाकी इतने अच्छे अभी के जो थे करंट के इतने पूछा नहीं है, इतना पुराना पूछ लिया है। ठीक है, उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो जिनकी उम्मीद नहीं थी। बाकी देखो, जो ट्रेडिशनल है नए, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था कि जो पुराना है उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि पुराना पुराने को छोड़ दिया आप लोगों ने और नए के चक्कर में पड़ गए हैं ना। तो नया जो है ज़्यादा टफ नहीं आना था और ना ही आया है। जो नया सिलेबस ऐड हुए हैं, नए टॉपिक, उससे ऊपर ऊपर आएगा। हाँ, लेकिन अगले साल कैसा आएगा वो मैं अब कट ऑफ वाला वीडियो और उसमें बताऊंगी कि किस स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी है यदि इस बार कम नंबर रह गए हैं तो। और जो स्टैटिक है, बेसिक है, उससे आपको उस पर मेहनत करनी ही है और हर बार करनी है। भले ही आप मेंस दे चुके हो, इस बार कई स्टूडेंट ऐसे हैं इस बार के पेपर में जो मेंस देने के बाद भी और इंटरव्यू भी दे चुके हैं, पर इस बार का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं, क्योंकि इसमें एकदम पैटर्न में ड्रास्टिकल थोड़ा सा चेंज आया है ना। सितंबर 2023 के अंत में GDP के बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? 43 क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे, बाद में बातें करेंगे अगले वीडियो में। तो बाह्य ऋण का अनुपात जो था वो था 18.6%, इसका करेक्ट आंसर है और एक ही आंसर है, इसमें कोई प्रूफ नहीं लगेगा। ठीक है, एक आंसर ही है इसका, ऑप्शन ए 43। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? अब इसके जो है एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इसके 3 अलग अलग जगह सोर्सेस हैं, तो इसके ऑप्शन इसमें आपत्ति लगेगी। और ये जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन वैसे सी सही बन रहा है। ठीक है, लेकिन ए और बी भी कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दे दूंगी जो प्रूफ है, कहाँ कहाँ से डेटा लेना है आपको। तो ये पुराना जो क्वेश्चन है वो लिया गया है। 2% इसका वैसे सी है करेक्ट, मेरे हिसाब से सी बन रहा है, लेकिन थोड़े चांसेस इसके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के भी हैं। ठीक है, 44 इसमें चेंज हो सकता है, PSC आयोग करेगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पिछली बार भी 5 से 6 हुए थे चेंज, ऐसा हर साल होता है PSC का ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी 44 हो गया, 45 हिंदी में ही देखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति एग्री GIS परियोजना किस लिए है? 45। ठीक है, तो ये है, देखो यदि आपने सिर्फ ये देखा होगा, सिर्फ ये कुछ क्वेश्चन आए ना इस बार, बुक में नहीं है, किसी ने कराए नहीं होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आपको नहीं मिले होंगे, लेकिन यदि आपने कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाया ना, सिर्फ आपको पता है, उससे भी निकल रहे हैं कुछ क्वेश्चन में। ये नहीं पेपर जो है टफ आया है,
इजी नहीं है, मॉडरेट टू टफ बोलेंगे पेपर को। लेकिन जैसे ये वाला क्वेश्चन था, आपको इसके बारे में नहीं भी पता है तो ये आप ऑप्शन देख के लगा सकते हैं, यही सबसे बेस्ट जा रहा है। कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजनरी एग्री GIS का यूज हो रहा है, तो उपग्रह इमेजनरी और ड्रोन डेटा जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर में। तो ये चीज ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये तो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि आपने नहीं भी पढ़ा हो तो भी आप कर लेंगे। जिस तरह से UPSC में क्वेश्चन आता है कि आपने नहीं पढ़ा होता है फिर भी आपको करना होता है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन इस बार UPSC के हिसाब से रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है, ठीक है। तो समग्र शिक्षा अभियान, न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने नहीं डाली, उन्होंने क्या डाल दिया, समग्र शिक्षा अभियान डाल दिया, काफी चर्चित था। तो ये कैसे कैसे बना था, तो 46 का है ऑप्शन सी। इसमें 3 आ रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान, कौन कौन सम्मिलित थे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, ठीक है। तो ये तीनों को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन सी इसका क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है। नेक्स्ट है 47, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर 11-12 की कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि इनमें से क्या सही है, ठीक है। तो ये प्रति व्यक्ति आय का क्वेश्चन देखो, अभी जो PSC का प्रोफेसर वाला क्वेश्चन हुआ था उसमें भी आया था, उसमें डायरेक्ट डेटा पूछ लिया था कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, और इसमें पूछ ली कंपैरिजन, है ना। तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जो आय है MP के लोगों की वो इंडिया से कम है। ऐसे कॉमन सेंस बेस्ड भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। 47 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसलिए पढ़ते टाइम सिर्फ रटना नहीं है, आगे के लिए ध्यान रखना है, आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन से ही क्वेश्चन निकल जा रहा है। UPSC की एलिमिनेशन टेक्निक जो है इस बार PSC के पेपर में काफ़ी काम आ रही है। जो लोग UPSC देते हैं और जिन लोगों ने दिया है वो लोग भी, मतलब ये वाले क्वेश्चन तो स्टैटिक वाले तो निकल गए हैं, बट कुछ रटने वाले होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, वो तो याद ही करना पड़ते हैं MPPSC के लिए। नेक्स्ट है 48, GI टैग प्राप्त चिन्नौर चावल। अब इतना इजी क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इसको नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। चिन्नौर चावल का मुख्य उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है, ठीक है। तो GI टैग जुड़ा हुआ है, सिलेबस में है ना। तो बालाघाट का चिन्नौर चावल कितना ज़्यादा फेमस हुआ था, करंट में था, ठीक है। 48 का डी, बालाघाट इसका करेक्ट आंसर है। 49 है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिलाएं, ठीक है। तो ये सिर्फ आंसर की नहीं है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको आगे की स्ट्रैटेजी क्या रखना है वो भी पता चलेगी, कहाँ कहाँ आपके वीक पॉइंट रह गए हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा, खूब मेहनत की है, सब कुछ किया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबने उतना ही पढ़ा है जितना आपने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस, इसलिए मैं बोलती हूँ रात की नींद अच्छे से लेना है, खान पान अच्छा रखना है और हेल्थ अच्छी रखना है, और शांति से पेपर को थोड़ा सा जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना है ना। पेशेंस के साथ अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपसे कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है निकल आएंगे। शांति रखना है बस थोड़ी सी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिलाएं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको ये क्वेश्चन कैसे निकल रहा है, नहीं पता आपको, ठीक है, कि किसका ये वन प्रोडक्ट, एक उत्पाद एक जिला से आया, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि अशोकनगर की जो चंदेरी की साड़ियाँ जो हैं ये अशोकनगर की फेमस है, अशोकनगर जिले में आती है माहेश्वरी साड़ी, सॉरी ये चंदेरी की साड़ियाँ, ठीक है। तो पहले का 3 किस में बन रहा है, माहेश्वरी साड़ी नहीं चंदेरी साड़ी, अशोकनगर जिला चंदेरी में आता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। सिर्फ आपको इतना ही पता है ना तो भी आंसर निकल रहा है। फर्स्ट का 3 देखिए, फर्स्ट का 3 केवल एक में है, ऑप्शन बी में है ना। तो ये क्वेश्चन है 49 और 49 का बी आपका करेक्ट हो जाता है इसी से। बाकी आपसे अगर बन जाते हैं तो ठीक है। खरगोन जो है सेकंड का क्या आ गया 2, ठीक है। तो माहेश्वर कहाँ पर है, किस जिले में है, मतलब ऐसे जिले वाइज भी आप आंसर लगा सकते थे। आपको नहीं पता है क्या है कॉमन सेंस बेस्ड, उत्पाद नहीं पढ़े हैं, नहीं रटना है, तो वही बोल रहे जो आपने पढ़ा है उसका आपको अच्छे से यूज करना सीखना है तो प्रीलिम्स निकलता है। अदरवाइज आप कितना भी पढ़ते रहेंगे आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। मेंस की तैयारी कितनी भी कर लो, प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी सही रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, नीति आयोग के SDG इंडेक्स। अब देखो SDG ये लिस्ट आप लोगों ने पढ़ी होगी, लगभग सभी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में थी, ठीक है, और मैंने जो करवाया था उसमें भी था, ठीक है। नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार स्कोर के अनुसार कितने कैसे परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो किस में कितना होता है ना।
कितना ग्रेड होता है। तो अगर आपको ये पता है कि एक रैंक आई थी कि मध्य प्रदेश कितना है और पहले क्या है फिर क्या है ना, तो ऑप्शन इसका जो जा रहा है 50 का जा रहा है बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहले आकांक्षी एस्पिरेशनल होते हैं, आकांक्षी जिले होते हैं, फिर प्रदर्शक होते हैं, फिर अग्रणी होते हैं और फिर अचीवर होते हैं। तो टॉपर जो होते हैं अचीवर है। ठीक है, तो ये है एसडीजी इंडेक्स के अनुसार इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। एसडीजी का दोनों ही क्वेश्चन आ गए हैं, दोनों ही आने के काफ़ी चांसेस थे। वैसे तो लग रहा था कि एक ही क्वेश्चन आएगा पर 2 डाल दिए एसडीजी से। ठीक है, तो 51 अब जाते हैं 51 पे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 50 का आप देख लीजिए, एक सेकेंड, बी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, बी ऑप्शन सही है इसका। अब है 51, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में है। ठीक है, तो ये काफी करंट में रहा था, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ। सॉरी एक सेकेंड, वो पोर्ट्रेट हो गया है। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ किस जिले में आता है। ठीक है, तो ये है धार जिले में। ठीक है, तो 51 का है ऑप्शन बी, धार जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, यहाँ पे भी कई बच्चों ने गलती कर दी है, गलत है कि सही है। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, अब ये घाटी गांव कितना चर्चा में रहा था पिछले साल। ठीक है, तो पीएससी ने इस बार खिलवाड़ क्या की है। अब वो तो है हर बार ऊँट किस करवट लेगा किस मुँह बैठेगा ये कह नहीं सकते, पीएससी है वो। ठीक है, बच्चे इस तरह से तैयारी करते हैं, एक तरह भागते हैं तो वो दूसरी तरह से सोचने लगता है। ठीक है, अब अगले साल ये पैटर्न नहीं रहने वाला है ना, अगले साल पैटर्न चेंज होगा। कैसा क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि पीएससी है ना हर बार चेंज करता है ना। बच्चे जिस उस लाइन में तैयारी करने लगते हैं उसका जस्ट डायरेक्शन वो चेंज कर देता है अपनी, है ना। तो बैलेंस बना के रखना है, दोनों साइड पढ़ना है, स्टैटिक भी पढ़ना है और करंट को भी देखना है। और पुराना करंट भी देखो, 1-2 क्वेश्चन तो पुराने से हर बार मिलते हैं। निम्न में से, एक सेकेंड, क्या दिक्कत दे रहा है। ठीक है, मोहनखेड़ा हो गया। अब ये जो है घाटी गांव, यदि शिवपुरी, करेरा आपको पता है, गंगऊ, पन्ना, बोरी, होशंगाबाद, ये नहीं भी पता है। ठीक है, तो घाटी गांव इंदौर में नहीं है, इतना तो पता होगा। ठीक है तो इस हिसाब से भी आप लगा सकते हैं कि ये जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ऑप्शन डी वाला, घाटी गांव इंदौर में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 53, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार। ठीक है, इसके 2 बन सकते हैं, बी और सी। ठीक है, मेरे हिसाब से इसके 2 हो सकते हैं। वैसे कहीं कहीं कुंडगरिया भी मिल रहा है और कहीं कहीं ठोटिया भी है। ठोटिया ज़्यादा ऑप्शन चांसेस ज़्यादा है, लेकिन इसके बी और सी, इस पर आपत्ति लगाई जा सकती है। और इसके बी और सी दोनों यदि आप लोगों ने किए हैं तो ये मिल रहा है। ठीक है, गम्मत लोकनाट्य। नेक्स्ट है, शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से है। ठीक है, शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से है। तो शंकर राव पंडित जो है ख्याल गायकी के है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और शंकर राव पंडित से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है। और यूपीएससी स्टेट, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55। ठीक है, 55 का है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति के क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्रांति के अनुसार सुमेलित करना है। इसमें 55 का है ऑप्शन ए। ठीक है, 55 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहले का दूसरा ऑप्शन ए जाएगा। ठीक है, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, इसी से आंसर निकल रहा है अगर आपको इतना पता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं पता है। देखो ऐसे नेमावर दौलत सिंह है, बस एक अगर आपको अपने एरिया का, इस टाइप में क्या है, ये कठिन क्वेश्चन है, लेकिन इसमें याद रखते टाइम आपको ये करना रहता है कि आप अपने एरिया के आसपास के याद रख लो, तो उससे एलिमिनेशन से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका है 55 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 56 पे आते हैं, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। ठीक है, तो ये शतपथ ब्राह्मण इसका करेक्ट आंसर है। शतपथ ब्राह्मण 56। ठीक है, 56 जो है शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है सबसे पहले। 57 है,
किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को बराह मिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कायथा। कायथा जो है इसको बराह मिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 57 का बी। 58 है, कुमारगुप्त और बंधु बर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत बताना है कौन सा कथन गलत है। तो इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, देखो ये क्वेश्चन भी एलिमिनेशन से निकल रहा है, 58 का डी आंसर सही है। ठीक है, भवभूति ने कुमारगुप्त और बंधु बर्मन के दसपुर अभिलेख का रचना नहीं की थी। ठीक है, अगर किसने की थी आपको ये भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो भी, क्योंकि भवभूति के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, कालिदास भवभूति साहित्यकारों के बारे में, है ना। तो इनने नहीं की थी, अगर इतना पता है तो एलिमिनेशन कर देना है आपको। ठीक है, तो यूपीएससी की जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो यहाँ पे यूज की गई है, और इस तरह से इस बार 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो बन रहे हैं, और जिन्होंने थोड़ा सा पेशेंस के साथ और अच्छे से किए वो कर पा रहे हैं। और लेकिन फिलहाल ये इस बार का पेपर जो है नए स्टूडेंट के लिए तो अच्छा नहीं था, यही बोलेंगे, टफ आया है, और कट ऑफ किया जाएगा। अभी आप लोग अपने कमेंट इसके अनुसार जो आंसर की मैं बता रही हूँ इसके हिसाब से अपने मार्क्स जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। उससे आपको कल तक कट ऑफ वाला वीडियो मिल जाएगा, जिससे एक अनुमान लगाया जा सके सही कट ऑफ का। ठीक है, कि क्या सही है। उसके बाद रियल वो जो कट ऑफ है वो तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही लगेगा। कोहबर क्या है? 59। ठीक है, 59 है। कोहबर क्या है? तो कोहबर है वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है 60। यशोवर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? ठीक है, ये कठिन क्वेश्चन था, यदि आपने किया है तो आएगा, डेप्थ में है। यस, वैसे मेंस की अगर अच्छे से तैयारी की है तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। यशोवर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता। ठीक है, तो ये है बासुल कवि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 60 का, ऑप्शन बी बासुल कवि, बी। ठीक है, यशोवर्मन का सौंदनी अभिलेख। ये थोड़े से कठिन हो जाते हैं जिनको रटना ही पड़ता है। ठीक है, यदि आपने किए हैं तो बनेंगे, अदरवाइज नहीं किएंगे। इसमें कोई एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं आती है। अब है 61। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कैलाश मंदिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, यूपीएससी में कितने बार पूछ चुके हैं ना। और तो ये जो है एलोरा इसका आंसर है, एलोरा की गुफाएं। अजंता एलोरा यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, और वही टॉपिक अभी ये लोग पीएससी वाले भी लेने लगे हैं। ठीक है, पहले अलग अलग टेक्निक अपनानी पड़ती थी, अब तैयारी जो है एक मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी वाले पैटर्न धीरे धीरे अपना रहे हैं, और प्रीवियस ईयर जो सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी के होते हैं वो आपको जरूर लगाना है। 61 जो है वो है एलोरा की गुफाएं, बी। नेक्स्ट है 62। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? तो ये है सभा और समिति को पृथक संविदाओं के रूप में घोषित किया गया है अथर्ववेद में। 62 का है ऑप्शन सी, अथर्ववेद, ऑप्शन सी 62। 63 है। क्षेत्रीय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? इसके दो सही हो सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसके दो सही हो सकते हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें आपत्ति लगेगी क्योंकि कोई कहीं ये गायत्री मंत्र मिल रहा है, कहीं त्रिस्तोंभ मंत्र मिल रहा है। ठीक है, तो इसके दो बनेंगे, बी एंड डी दोनों इसके करेक्ट हो सकते हैं। जिनने लगाया है वो अपना सही मान के चलिए, और ये इसके लिए है आंसर की, क्योंकि आपको रुकना नहीं है। कट ऑफ में बता दूंगी, कल तक आप लोग मार्क्स बता दीजिए इसके हिसाब से, और भी मैं जब तक पोल जितने भी हो रहे हैं उनकी स्टडी कर रही हूँ, उसके बाद कट ऑफ बताऊंगी कि आपको एग्जैक्ट मेंस की तैयारी अभी फटाफट से करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और जो लोग मेंस की तैयारी मुझसे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं ऐसा कोई अलग से कोर्स वगैरह लॉन्च नहीं किया है, लेकिन डायरेक्ट आपकी तैयारी करवा सकती हूँ, पर्सनल पढ़ाती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? ठीक है, कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है था, मैंने बोला ही था पहले भी कि ज़्यादा नए के चक्कर में परेशान नहीं होना है। पुराना कठिन आएगा, नया तो सरल ही आना है ना। 64%। ठीक है,
तो 64 का ऑप्शन ए जो है 64 का करेक्ट है, ऋग्वेद। नेक्स्ट है, लेकिन अगले साल जो है ना कठिन आने वाले हैं ये नए टॉपिक, और जो सिंपल है स्टैटिक है वो इजी आएगा, है ना, चेंज करेंगे वो पैटर्न। 65 अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है, ठीक है, अंतरंग साधना। अब आपने नहीं पढ़ा अष्टांग योग, ठीक है, ये मेंस का टॉपिक है, प्री में नहीं पढ़ा, डिटेल में कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है, ये किसी से सही नहीं, इसमें तुक्का लगाना था, ठीक है। अंतरंग साधना, ठीक है, जब आप धारण करते हैं तो धारणा, ठीक है, ऐसे, है ना, प्रत्याहार, नियम, प्राणायाम, ये नाम से ही नहीं लग रहे हैं आपको, है ना, तो इसका ऑप्शन डी बन रहा है, धारणा, डी सही है इसका, ठीक है। 58 का डी, सॉरी 65, 58 नहीं, 65 का है डी ऑप्शन। अब है 66, क्वेश्चन नंबर 66। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? डिटेल से आ गया थोड़ा, देखो, है ना, आना ही था, टॉपिक नया ऐड हुआ था। तो केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था, ठीक है। यूपीएससी का आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यूपीएससी में इनडायरेक्ट ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। 66 का क्वेश्चन, 66 का है ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ ठाकुर। इसमें भी एलिमिनेशन, यदि आपने शांति से अच्छे से समझ के पढ़ी है हिस्ट्री, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते थे, ठीक है। आपको नहीं पता इनका नाम, और गोविंद रानडे यहाँ पे थे ही नहीं, ठीक है, कंफ्यूज हो सकते थे आप। ब्रह्म समाज तो स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, बाद में केशव चंद्र सेन आए थे, तो देवेंद्र ऑप्शन आपके पास केवल सी बचता है। इस तरह से आप एलिमिनेशन कैसे करना है उसके लिए क्लास में आपको अलग से जो होता है वो बता देंगे कि किस तरह से करना है। अभी तक यहाँ पे काम नहीं आती थी, और मैं तो पहले ही बोलती थी, तो स्टूडेंट्स बोलते थे कि यूपीएससी की तैयारी करवाते हो मैम आप, और पीएससी के लिए यूपीएससी को हिसाब से पढ़ाते हो, क्योंकि मैं यूपीएससी क्वालिफाइड हूँ और यूपीएससी वाली ही हूँ, और यूपीएससी वालों की तैयारी करवाती हूँ। लेकिन अब यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था, ठीक है, तो ये हुआ था बहिष्कार असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कोऑपरेट मूवमेंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 67। नेक्स्ट है 68। के एम पणिकर ने किसके लिए कहा था कि भी आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे, किसके लिए कहा था के एम पणिकर ने, ठीक है, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। 68, ठीक है, तो 68 का है ए, दादा भाई नौरोजी ने। अब ये क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं पता है तो ये भी तुक्का कैसे लगाना है, स्मार्ट गैसिंग कैसे करनी है, जो टेक्निक्स वहाँ अपनाई जाती हैं यूपीएससी में वही सारी यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे देखो, आधुनिक भारत का सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ, ठीक है, तो बड़ा कोई है ना, तो दादा भाई नौरोजी, जो देखो लाला लाजपत राय नहीं है, बाल गंगाधर तिलक नहीं है, ये तो नए थे, ठीक है। अब आपको हो सकता था गोखले और नौरोजी में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग चीज़ है, जो ज़्यादा थोड़ा डेप्थ में समझ के करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, इनका टाइम देना पड़ता है, 3 से 4 महीने आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके हो पाती है। एलिमिनेशन टेक्निक आती है आपको कि आप बिना पढ़े भी आंसर को करेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या था, ठीक है, दुर्गेश नंदिनी। अब ये कोई ऐसा नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही आपको लिखना है कि दुर्गेश नंदिनी किसका है, ठीक है। तो 69 का है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अब बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, दुर्गेश नंदिनी, ठीक है। नेक्स्ट है 70 मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है, ठीक है। प्रतिष्ठा जो है, अब ये देखो मौर्य काल तो आता ही आता है ना, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, तो प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन से क्वेश्चन है। न्याय इसका करेक्ट आंसर है, न्याय विभाग जो है ऑप्शन बी, प्रतिष्ठा 70। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। बिरसा नहीं है, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं, बिरसा मुंडा का भी क्वेश्चन आया है, क्योंकि बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं को लोकप्रिय गीत है, लोकगीत है, ठीक है। तो इसके भी 2 बन रहे हैं ना, ये इसमें भी आप लोग ध्यान लिखिए, गोंड और कोल, इसके दोनों बन रहे हैं 71 का, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। चांसेस ज़्यादा गोंड के हैं, ठीक है, लेकिन बी भी है,
ठीक है। कोल में भी ये कहीं कहीं इसका भी प्रूफ मिल रहा है, तो गोंड और कोल दोनों है, ठीक है। लोकप्रिय जो है गोंड और कोल, गोंड में ज़्यादा है लेकिन कोल भी इसका आंसर बन सकता है। मे बी जो आयोग है वो इसके 2 आंसर करे, तो बिरहा, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है। अब देखो, इसका क्वेश्चन ऐसे सिंपल कॉमन सेंस बेस्ड था, आपको इसमें कुछ भी नहीं लगाना था, नहीं पढ़ के गए, नहीं रटा, कुछ नहीं किया, सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है, ठीक है। तो महिला से रिलेटेड, महिला के नाम पर एक ही तो ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ध्यान से देखिए, आपको घबराना नहीं है पेपर देख के। कौन सा दिया है आप खुद बताएंगे। 72 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देवी अहिल्या, अहिल्याबाई के नाम पर है। लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाँ, अगर ये पूछते हैं कि कितना राशि दी जाती है, कब स्थापना हुई, तो थोड़ा कठिन हो जाता, ठीक है। और सिर्फ ऑप्शन देख के ऑप्शन एनालिसिस यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है 73, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशेषताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो ये दिया जाता है वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह, ठीक है। अब देखो, ये नेशनल लेवल का है, भारतीय साहित्य में दिया जाता है, ठीक है। शंकर शाह और रघुनाथ शाह, इन दोनों को इसके नाम पे ये सम्मान दिया जाता है, ठीक है। जनजाति यूनिट 10 से तो क्वेश्चन आना ही थे, डेप्थ वाले आना थे, क्योंकि ये पहली बार इतना डेप्थ में क्वेश्चन जनजातियों से पूछे जाने थे। अब अगले साल के लिए ये फिक्स हो गया है, आपको पता चल जाए कहाँ से कैसे आपको पढ़ना है। अभी बहुत जल्दबाजी थी मार्केट में, रिसोर्सेस भी काफ़ी देर से आए थे इस वजह से, लेकिन कॉमन क्वेश्चन आए। जनजातियों के भी 2-3 क्वेश्चन कठिन है, बाकी 60% जनजातियों के जो क्वेश्चन पूछे हैं वो बहुत ईजी पूछे हैं, आप सबसे बन गए होंगे। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम से चल रही है, ठीक है। अब देखो, ये डेली पेपर में आता है, आज के पेपर में भी है। यदि आप पेपर को, इसलिए बोलते हैं पेपर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्टडी मटेरियल के भरोसे नहीं रहना बच्चों जैसा, थोड़ा सा कॉमन सेंस और अपने से भी तैयारी करना है। न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में इनके नाम की योजना है, दोनों टंट्या भील और बिरसा मुंडा, दोनों से क्वेश्चन जरूर एमपीपीएससी पूछता है। जनजातियों के सबसे बड़े ये व्यक्ति पर्सनालिटी हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना था, ठीक है। और शंकर साहब भी है, तीनों से ही क्वेश्चन बना दिया पीएससी ने इस बार 74 का। तो 74 का क्वेश्चन जो है ये है सी ऑप्शन, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, ठीक है। टंट्या भील के नाम से भी योजना चलती है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा स्वरोजगार। ये स्वरोजगार बिरसा मुंडा के साथ में, आज का पेपर आप उठा के देख लीजिए, मेरे पास अभी यहाँ पे घर पे पत्रिका रखा है, उसमें है ना, कि स्वरोजगार योजना युवाओं के लिए, है ना। तो नाम इससे रोजगार के लिए बिरसा मुंडा के नाम से चल रही है योजना। तो टंट्या भील के नाम की भी है, पर ये रोजगार वाली बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है 75, जनजातीय कार्य प्रशासन विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान बन्या की स्थापना, ठीक है। तो बन्या की स्थापना ये हुई थी 1980 में, ठीक है। 75 का ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी 80। ठीक है। 76 पे आते हैं। महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित थे। टंट्या मामा आ गए, टंट्या मामा किस आदिवासी से संबंधित थे। 76 ऑप्शन सी भील, ठीक है। ऑप्शन सी भील जनजाति, टंट्या मामा। मेंस के लिए भी ये फेवरेट टॉपिक है ना। 77 मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, या फिर आपको या पूरा फुल कोर्स करना है या टेस्ट सीरीज लेना है, तो अभी थोड़े दिन बाद मैं लॉन्च कर दूंगी टाइम टेबल वगैरह की, कब से स्टार्ट होगी क्या होगी, और आंसर की आ जाने दो एक बार, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 77 बी स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई, ठीक है। 77 का है, किससे संबंधित थे, तो भिलाला जनजाति से, ठीक है। ये भिलाला, भील और भिलाला दोनों ही पूछ लिए है ना, भिलाला जनजाति। 77 का है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78,
भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में किन जिलों में निवास करते हैं? ये कठिन क्वेश्चन था, ये आपको नहीं पता था। भिम्मा जनजाति 78 का, ठीक है, तो 78 का है मंडला एवं डिंडोरी, बी ऑप्शन, ठीक है। ये भी आपको एलिमिनेशन से लगाना था, कहाँ पे, जैसे जो आपको पता है उनका लगा दो कि यहाँ पे ये रहती है, यहाँ पे ये रहती है, और फिर जो नहीं पता उसको एलिमिनेट कर दो, तो आप आंसर तक काफ़ी हद तक पहुँच जाते हैं। 100% तो नहीं, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप काफ़ी हद तक पहुँच जाते हैं, आपके एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है 79, स्वर्गीय श्री बादल वोई कौन थे? ठीक है, तो आपको नाम केवल इतना पता होना चाहिए कि कौन थे। नाम सुना है बादल वोई, भले इनके बारे में नहीं जाने, स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। 79 का ऑप्शन सी है 79 का, स्वतंत्रता सेनानी। 80 है मांडवरा त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, मांडवरा त्योहार मनाया जाता है। 80 का है ए, गौंड जनजाति, ठीक है। तो देखो, जो हम क्लास में ट्रिक बताते हैं वो ट्रिक भी यहाँ काम आ रही है ना। गौंड जनजाति, मांडवरा, ठीक है। नेक्स्ट नहीं भी पता है तो भी आंसर तक पहुंच जाएंगे। 81, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की थी? ठीक है, तो इसके जो है 2 ऑप्शन बन रहे हैं। वैसे इसका गोलकनाथ सही है और ये मद्रास चंपक दोराई जी, ठीक है, इसमें भी काफ़ी हद तक सही हो सकता है, ठीक है। तो इसके ए और बी मान लीजिए आप दोनों, जो कि हो सकते हैं। वैसे ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 82, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये करंट से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए जो है ये वाला, ये जो टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकार, ठीक है, ये केशवानंद भारती केस जो है, ये इसका एक वीडियो बना रखा है मैंने, आप उसको एक बार देखेंगे तो ये सारे केस आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको मेंस के लिए भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और स्टैटिक है, ये नहीं भी रहते हैं न्यूज़ में तो भी आपको पढ़ के ही जाना है संविधान का, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 82, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन था। क्यों था? क्योंकि अभी चुनाव के जस्ट पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति और उनको हटाने को लेके काफ़ी विवाद की स्थिति बन गई थी, आपको पता ही होगा, है ना। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। पूरा पैटर्न यूपीएससी का अपनाया है। आंसर को एलिमिनेशन टेक्निक अपनानी थी, आपको पता भी है, और चुनाव इलेक्शन ईयर था, चुनाव से आना ही था क्वेश्चन। तो देखो, कार्य कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है 82 का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए ही है, क्योंकि ये सही नहीं है ना। इन्होंने बोल दिया बीच मतभेद की स्थिति मामले में विधि आयोग के द्वारा की जाती है, यहाँ पे विधि आयोग का कोई रोल ही नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये सही है, ये सही है, शक्तियाँ बराबर है, हटाने की सिफारिश और 65 वर्ष की आयु, ये भी सही है। आप लोगों ने आयोग में पिछले साल भी पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 83 हो गया, अब 84, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, भोपाल में है, सी, ठीक है। एमपी में हो सकता था आपको कि कहाँ पर है, गुड गवर्नेंस का टॉपिक का ये आया है, जो टॉपिक गुड गवर्नेंस जोड़ा गया है नया, ठीक है। नेक्स्ट है 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा, करेक्ट है बिल्कुल। और महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे, बिल्कुल इनकरेक्ट है दूसरा वाला, ठीक है। मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत यहाँ नहीं होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है। तो 85 का जो है ओनली 1 ए करेक्ट आंसर है 85 का, ठीक है। नेक्स्ट है 86, पंचायतों को सौंपी जाने वाली शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदारी किस अनुसूची में? कितना इजी क्वेश्चन अनुसूची से आ गया है, 11वीं अनुसूची, ऑप्शन ए पंचायतों से संबंधित है। 86 ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा जहां आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन इस साल यूपीएससी में भी, अभी जो पेपर हुआ था यूपीएससी का,
उसमें आया है, ठीक है, 18 जून को। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन ए। क्या हो रहा है ये, ठीक है। 86। अब है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, किसी ने गलत नहीं किया होगा, जिसने किया होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। 61, 87 का ऑप्शन सी, महाभियोग, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा जो योग्यता क्या हो, ठीक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, कम से कम 7 वर्षों का सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता हो, या जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, या कम से कम 7 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट, इसी से आ जाना है आपको। तो उच्च न्यायालय तो हाई कोर्ट तो जाना ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट 88 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी, ठीक है। 89 का, के एम मुंशी किससे संबंधित थे? प्रारूप समिति पढ़ी होगी डिटेल में, ठीक है, संविधान की प्रारूप समिति, ऑप्शन बी, के एम मुंशी के, ठीक है। 89 का बी। 90 का, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो किसकी सलाह पर करते हैं 90 का? कैबिनेट, संघ की कैबिनेट, है ना, मंत्रिमंडल, सी ऑप्शन सही है 90 का। कितना इजी है ना, संविधान के क्वेश्चन तो इजी आए हैं, कठिन नहीं बोलेंगे। 91, मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाउन सिंड्रोम, अब ये डाउन सिंड्रोम ही क्यों पूछा है, ये भी करंट का है पूरा। इन्होंने किसी समझदार, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो यूपीएससी वाले हैं उनने पेपर बनाया है ऐसा लग रहा है, ठीक है, पेपर को देख के। डाउन सिंड्रोम जो है अभी काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, इसलिए ही डाउन सिंड्रोम का क्वेश्चन रखा है, बाकी नहीं रखे हैं, ठीक है। ट्राइसोमी जो होता है, ट्राइसोमी वर्ड डाउन सिंड्रोम में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो अब आपको नहीं पता है स्वास्थ्य नीति के बारे में, डिटेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, एलिमिनेशन टेक्निक अपनानी थी, अन्नपूर्णा योजना हट जाती अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट है, किस ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 92 का। 93 है, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथायरिज्म नामक रोग हो जाता है, ठीक है। ये है खेसरी दाल, ऑप्शन ए, खेसरी दाल। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी 2-3 जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा था, खेसरी दाल, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया? 94, ठीक है। तो कब किया? बिल्कुल, जल प्रदूषण का 74। वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण और जल प्रदूषण, ये 3 तो आपको याद रटना ही होते हैं अधिनियम, ठीक है, हर बार ही, आगे के लिए भी याद रख लो, है ना। 95 एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, एसडीजी 2, मैंने क्या बोला था, सिर्फ आप स्टार्टिंग के 5 एसडीजी याद कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। और देखो आ गया है ना, एसडीजी इंडिया, ठीक है। सबसे पहले भूखमरी हटाना है, तो एसडीजी इंडिया सबसे पहले गरीबी हटाना है, ठीक है। किसी को गरीब नहीं होगा, गरीबी कैसे हटेगी? जब भोजन मिलेगा, ठीक है। कोई गरीब नहीं होगा, कोई भूखमरी नहीं होगा, दूसरा हो गया। बाकी आपको 9 नहीं भी पता था तो भी चल जाता, यदि आपको पहला और दूसरा ही पता है, पहला से नहीं निकल रहा था आंसर, क्योंकि कोई गरीब नहीं के बाद संपूर्ण शिक्षा भी दी थी, है ना। स्टार्टिंग के 5 याद रख लो, आगे के लिए भी याद रहेगा, आपका आंसर बनेगा और ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। 95 का है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। फर्स्ट में है जीरो हंगर, सॉरी नो पॉवर्टी, सेकंड में है जीरो हंगर, ठीक है, और 9 में है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। 96, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में तालाब निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व करके कवकों और जीवाणु एवं फ्लैटलेट्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो कवक और जीवाणु क्या होते हैं? डिकम्पोजर, अपघटक, ठीक है। 96
नेक्स्ट है 97, ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, किसी भी जीके की बुक में मिल जाएगा, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 97 का। 98, मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है, गले में जो होती है। ठीक है, तो ये होती है 7। ठीक है, सर्विक्स, सर्वाइकल से, सर्विक्स से 7 याद भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रह मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब देखो ये पुराना पूछ लिया, लेकिन इस पे पिक्चर भी बन चुकी है, सब मंगल मिशन है ना, तो इतना इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखते थे, पढ़ाई था 13 मंगल, 13 मंगल। ठीक है, तो 13 में 13 मंगल हो, है ना, कितना रटा था कितने बार, तो 99 का ऑप्शन ए 2013 में। वर्ष 2017 में इसरो को किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे। ठीक है, तो ये जब हमने पेपर दिया था तब आया था, है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन उठा लिए हैं, रिपीटेड रहता, रिकॉर्ड बना था। हालांकि उनको अभी के लेना था, लेकिन करंट का नहीं देके 2017 का पूछ लिया है। तो PSLV C37 इसका आंसर है। अब देखो इसका आपको नहीं पता था, उसके बाद भी कैसे आप करेक्ट कर सकते थे, ये भी मैं बता रही हूँ। आगे के लिए ध्यान रखना, जो आपसे नहीं बनते हैं उनको कैसे सही करना है। आपको पता है अभी PSLV GSLV का सिस्टम है ना, इतना आपने बेसिक वाला सीखा होगा। तो अभी क्या चल रहा है ना, कहाँ तक पहुँचे हम, 45 46 कहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। तो लेटेस्ट से लिंक करके भी आप कर सकते थे। देखो आप हो गए 55 और PSLV से, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी में भेजे जाते हैं। ठीक है, और जो रिकॉर्ड बना है वो इसी से बना है। अगर इतना भी आपको याद होगा तो अभी 40+ आ चुका है, तो 30 की लाइन में उस साल हुआ होगा, है ना, 2017 का, क्योंकि पूछा है ना। तो इस हिसाब से भी आप बैक जाके थोड़ा रिकॉल कर सकते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए PSC को, पर डाल दिए तो जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिनके सबकॉन्शियस माइंड में था, उनका तो करेक्ट हो गया होगा। आयो आप लोग इससे आंसर अपने मैच कर लीजिए, उसके बाद कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और फिर कट ऑफ वाला वीडियो आपको या तो रात तक मिल जाएगा या फिर कल मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।